सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर हॉनर ऑफ किंग सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके एनिमेशन काफी अच्छे हैं और इसमें हमें ली बाई नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जो तलवारबाजी में काफी माहिर होता है, जिस वजह से वो काफी फेमस था। पर उसके पेरेंट्स को एक मिस्टीरियस पावर के द्वारा मार दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें चांगन एम्पायर के ताइजी पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी सैनिक लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे। पूरे शहर में तनाव का माहौल था, लोग काफी डरे हुए थे। तभी वहाँ ली बाई आ जाता है, जो तेज स्पीड और तलवार से उन सभी सैनिकों को मारने लगता है। वो अपने कुछ हमलों से ही सैकड़ों सैनिकों को घायल कर देता है। सैनिक उसे रोकने के लिए पैलेस के बाहर प्रोटेक्टिव वॉल को एक्टिवेट कर देते हैं। ली बाई ये देखकर तेजी से उस दीवार के ऊपर से छलांग लगा देता है और ताइजी पैलेस में चला जाता है। पर वहाँ भी ताइजी पैलेस के पावरफुल वॉरियर उसका इंतजार कर रहे थे। ली बाई उन सभी से फाइट करने लगता है और वो आसानी से उन सभी को खत्म कर देता है। पर तभी वहाँ ली युआन फेंग आ जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का कैप्टन था, यानी वो न्याय मंत्रालय के अनुसार लोगों को बंदी बनाया करता था। वो अपनी ब्लेड से ली बाई पर हमला करता है, पर वो आसानी से उसे बच जाता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का मिनिस्टर भी आ जाता है, जिसका नाम डी रेंजी था। वो अपने शार्ट वेपन से ली बाई पर हमला करता है, पर उसे पकड़ लेता है। डी रेंजी कहता है कि ताइजी पैलेस है, तुम बिना इजाजत के यहाँ नहीं आ सकते। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। ली बाई उस पर हमला करने लगता है। अब वहाँ जाओ रोंग भी आ जाती है, जो ताइजी पैलेस की एक सीनियर डिसिपल थी। तभी अंदर से ताइजी पैलेस के मास्टर की आवाज आती है, जो जाओ रोंग से पूछती है कि वो कौन है जो जबरदस्ती अंदर आने की हिम्मत कर रहा है। जाओ रोंग बताती है कि वो फेमस तलवारबाज ली बाई है। अब हमें 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब चांगान के क्यूची हाउस में साहित्यिक लोगों की एक सभा को आयोजित किया गया था, जिसमें सभी महान लोग आए हुए थे। ये जगह काफी खूबसूरत थी। ये सभा इंपीरियल ट्रेजरी के मिनिस्टर लिंगहू वेन ने आयोजित की थी, क्योंकि वो आज इस सभा में कुछ खास ट्रेजर को भी पेश करने वाले थे। यहाँ जाओ रोंग भी आई हुई थी। वो लिंगहू से कहती है कि आपने अपने हाउस में सभी विद्वानों को इनवाइट किया है, ताकि सभी उन खास ट्रेजर को एंजॉय कर सके। मेरा यहाँ होना बहुत ही सम्मान की बात है। लियो जंकी भी यहाँ आए हुए थे, जो सेक्रेटेरिएट के हेड यानी सचिवालय के प्रमुख थे। वो लिंगू को कहते हैं कि हमें जल्दी से भोज को शुरू करना चाहिए, मैं खाने के लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो इंपीरियल सेंसर के मेंबर लू क्यू बताते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ ली बाई को भी इनवाइट किया गया है, और वो लिंगू से पूछते हैं कि क्या हम उसके आने का इंतजार कर रहे थे। ली बाई काफी फेमस था, इसीलिए सभी उसकी रेस्पेक्ट करते थे। लिंगू कहते हैं कि वो लड़का सभी से काफी अलग है, हो सकता है कि वो यहाँ ना आए। लियो जंकी कहते हैं कि ली बाई को कविताएं लिखने का भी काफी शौक है और उसकी पोएम वाकई काफी अच्छी होती है। मैंने जो गेट पर लिखी हुई उसकी कविताएं देखी है। लू क्यू कहते हैं कि वो लड़का ली बाई काफी ज्यादा एरोगेंट है, वो हमेशा अपनी मर्जी से काम करता है। मुझे नहीं लगता कि वो आज यहाँ आएगा। तभी वहाँ ली बाई आ जाता है, जो एक बोट में सवार होकर आया था। वो कहता है कि मेरे लिए कभी भी अच्छा भोजन मायने नहीं रखता, मैं बस अच्छी शराब पीना चाहता हूँ। मुझे नशे में रहना काफी पसंद है। सभी लोग उसे देखकर खुश होते हैं। लोग यूं भी ली बाई से कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुमने एक शर्त लगाई थी कि जो कोई भी तुम्हारे 3 मुंह को रोक पाएगा तुम उसके लिए एक नई कविता बनाओगे। क्या तुम्हारा ये ऑफर अभी भी वैलिड है? ली बाई पेड़ की एक टहनी को तोड़ लेता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। लोग यूं अपने दोनों साथियों के साथ ली बाई पर हमला करते हैं, पर वो ली बाई को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाते और वो अपनी पावरफुल स्किल से उन्हें एक बार में ही हरा देता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लिंगू उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम कविताओं और तलवारबाजी दोनों में काफी माहिर हो। ली बाई कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ बहुत से ट्रेजर है, इसीलिए मैं उन्हें देखने आ गया। लिंगू उसे एक एक करके अपने सभी ट्रेजर दिखाते हैं, पर ली बाई को एक भी चीज अच्छी नहीं लगती। पर वो पर्पल लाइटनिंग स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा हैरान हुआ कहता है कि वाकई काफी अच्छी स्वॉर्ड है। लिंगू कहते हैं कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें रख सकते हो। ली बाई कहता है कि दिखने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन इसकी धार ज्यादा शार्प नहीं है। जाओ रोंग भी ये सब सुन रही थी। वो कहती है कि यह लड़का वाकई काफी एरोगेंट है। ली बाई कहता है कि मैं अपने होम टाउन सोइयो शहर को छोड़कर यहाँ चांगान में आया। मुझे लगा कि मुझे यहाँ सबसे शक्तिशाली तलवार मिल जाएगी और बेहतरीन कविताएं लिखने का अवसर मिलेगा, जिससे मैं खुद को निखार पाऊंगा। लेकिन दुख की बात है कि मेरी ये इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। पावरफुल
स्वord न मिलने की वजह से मेरी तलवारबाजी में भी सुधार नहीं हुआ है और अब मुझे शराब में भी पहले जितना टेस्ट नहीं आता। लिंगू कहते हैं कि तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो, मेरे लिए तुम्हारे पास एक और रेयर ऑब्जेक्ट है और अपने सर्वेंट से उस खास चीज को वहाँ मंगवाते हैं जो एक जेट पॉड था। ली बाई उसे देखकर हैरान होता है और उसके पास आ जाता है। लिंगू बताते हैं कि इसमें एक खास शराब को रखा हुआ है तो कहता है कि मैंने पहले कभी भी इसके जैसे जेट पॉड को नहीं देखा, इस पर काफी अच्छी नक्काशी की हुई है। लिंगू कहते हैं कि तुम्हें आइटम पसंद आया इसीलिए मैं तुम्हें इसे आसानी से लेने नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ एक फाइट करनी होगी और उसे एक शॉट दे देते हैं। और अब लिंगू वहाँ डांसर को भी बुला लेते हैं जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाती है। उन डांसर में लियो यिंग नाम की लड़की भी होती है जो मैजिक से डांस कर रही थी। लिंगू उसके बारे में ली बाई को बताते हैं कि ये लड़की क्लाउड मून लैंड से है पर ये अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ चांगान में फंस गई थी, इसीलिए पैसे कमाने के लिए इल्यूजन डांस स्पेल को परफॉर्म करती है। और अभी तुम इसके जिस मैजिक को देख रहे हो उसे फ्लीटिंग लाइट लैंडस्केप कहा जाता है। और अब वो दोनों भी आसमान में आकर फाइट करने लग जाते हैं। वो दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं पर ली बाई लिंगू को हरा देता है। तभी वो देखता है कि लियो यिंग नीचे गिर रही है। स्पेल को कास्ट करने से वो काफी वीक हो चुकी थी। ली बाई तेजी से उसके पास जाकर गिरने से पहले ही उसे बचा लेता है पर वो नीचे गिर गए थे। अब वो लियो यिंग की उस स्पेल पेंटिंग को भी अपने तलवार के मैजिक से पूरा कर देता है। सभी को पेंटिंग काफी पसंद आती है। ली बाई देखता है कि लियो यिंग की आंखें धुंधली हो गई है इसीलिए वो पूछता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे आंखों की एक बीमारी है जिस वजह से मैं धीरे धीरे अपने देखने की क्षमता को खो देती हूँ और इसी वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर पाई। ली बाई उसे विश्वास दिलाता है कि जल्द ही तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी और तुम वापस परफॉर्म कर पाओगी। लियो यिंग भी इससे खुश होती है और अब वो आराम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। लिंगू ली बाई से कहते हैं कि तुम उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मैं जल्दी एक अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा और उसकी आंखों को ठीक करने की व्यवस्था करूंगा। और अब उसे वाइन का जेट पॉड दे देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे तलवार चलाने की कला वाकई काफी मायावी है, तुम वास्तव में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। लुकियो कहते हैं कि बहुत वक्त हो चुका है, अब हम सभी को बैठकर शराब पीनी चाहिए। जाओ रोंग वहाँ से चली जाती है। शराब पीना उसे पसंद नहीं था। अब वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से शराब को पीने लगते हैं। तभी एक आदमी ली बाई के लिए एक लेटर लेकर आता है जो उसकी माँ ने भेजा था पर ली बाई शराब पीने में व्यस्त था। वो लेटर को नहीं पढ़ता और अपने पास रख लेता है। शराब ज्यादा पीने की वजह से वो 2 दिन तक सोया रहता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो लेटर उसके पास ही पड़ा था। वो उसे पढ़कर तेजी से वापस अपने होम टाउन सुयू शहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसकी माँ ने लेटर लिखकर उसे जल्दी से घर बुलाया था। सालों पहले ही वो अपने परिवार से दूर चला गया था क्योंकि उसके पिता एक व्यापारी थे और वो चाहते थे कि ली बाई उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए। पर ली बाई को तलवारबाजी और कविताएं लिखने का शौक था इसीलिए उसने अपने शहर को छोड़ दिया था। पर 2 दिन पहले सुयू शहर में फ्लावर फेस्टिवल होने वाला था जिसे नए साल के 3 महीने बाद मनाया जाता है और उसकी माँ चाहती थी कि यह फेस्टिवल ली बाई उनके साथ मनाए। ली बाई कुछ ही घंटों में अपने सुयू शहर में पहुंच जाता है जहां आज फेस्टिवल का माहौल था। सभी बहुत खुश थे। ली बाई अपने घर जाता है जहां बाई जी नाम का लड़का उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और वो जल्दी से अपने अंकल आंटी को बताता है कि ली बाई वापस आ गया है। ली बाई की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। रात को ली बाई जब अपने कमरे में होता है तब उसकी माँ पास आकर कहती है कि जिस साल तुम यहाँ से चले गए थे तुम्हारे डैड ने आंगन में ये वाइन लगाई थी और अब वो काफी बड़ी हो चुकी है। तुम्हारे डैड ने पूरी तैयारी की थी, जिस दिन तुम वापस आओगे वो तुम्हें अपने हाथों की बनी हुई वाइन पिलाएंगे। पर ली बाई अपने डैड से नाराज था इसीलिए अपनी माँ से कहता है कि मुझे नॉर्मल वाइन पसंद नहीं है। चांगान के मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जेट पॉट वाली प्रीशियस वाइन दी है जो डैड की वाइन से कहीं बेहतर है। ली बाई के डैड इससे गुस्सा हो जाते हैं तो उसकी माँ जल्दी से अपने बेटे को खाना खिलाने लगती है। वो जानती थी कि ये जल्दी वापस बहस करने लग जाएंगे इसीलिए अपने पति को भी शांत रहने को कहती है पर उनकी नहीं सुनते और कहते हैं कि कई पीढ़ियों से हमारा परिवार व्यापारी रहा है लेकिन फिर भी ये लड़का अपनी मनमानी करता है और कभी बिजनेस को संभालना नहीं चाहता। ये उन बेकार की कविताओं में अपना वक्त जाया करता है। ली बाई को गुस्सा आता है। ली बाई की माँ उन्हें शांत करने के लिए वहाँ वाइन की बोतल को रख देती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें अपने पिता के द्वारा बनाई गई वाइन को एक बार चक्कर देखना चाहिए। ली के डैड कहते हैं कि ये वाइन हमारे सुयू शहर के सबसे बेहतरीन अंगूर से
से बनी है और तुम्हारे उस चांगान शहर की वाइन से इसका कोई मुकाबला नहीं है। लीबाई कहता है कि चांगान की वाइन सबसे अच्छी होती है और वो उस जेड वाइन को पीने लग जाता है और अपने डेट को बताता है कि इसे बनाने के लिए हजारों इंग्रेडिएंट्स में से कुछ खास इंग्रेडिएंट्स को ही चुना जाता है और वो वाइन को लेकर झगड़ने लग जाते हैं। लीबाई वहाँ से उठकर चला जाता है। वो अपनी माँ के साथ उनके कमरे में आता है और उन्हें कहता है कि यहाँ वो पुराने बक्से अभी भी रखे हुए हैं, इनमें ऐसा क्या खास है। उसकी माँ बताती है कि इन सभी को मैंने और तुम्हारे पिता ने मिलकर कलेक्ट किए थे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उन्हें खोलने लगती है। पर तभी शहर में फ्लावर फेस्टिवल का जश्न शुरू हो जाता है और बहुत सारे फायर क्रैकर्स आसमान में जगमगाने लगते हैं। लीबाई भी उन्हें देखने लगता है तो उसकी माँ कहती है कि हमें भी नीचे जाकर इस फेस्टिवल का आनंद लेना चाहिए और अब वो भी नीचे शहर में आ जाते हैं जहाँ सभी लोग काफी खुश थे। एक आदमी अपने बेटे को बताता है कि आज फ्लावर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है जो हमारे सुयू शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लीबाई को इससे याद आता है कि उसने अपनी माँ का लेटर 2 दिन बाद पढ़ा था, यानी ये फेस्टिवल एक दिन पहले ही खत्म हो चुका है। अब उसे एहसास हो चुका था कि ये सभी एक इल्यूजन है। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। लीबाई को कुछ समझ नहीं आता। वो सभी को बचाने की कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पाता। वो अपनी यादों में खो जाता है। इस इल्यूजन को उसकी यादों से बनाया गया था। उसकी जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक खंडर जगह पर पाता है जो असली सुयू शहर था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लीबाई इससे काफी परेशान हो जाता है। वो देखता है कि वहाँ चांगान शहर के फ्लैग पड़े हुए हैं। उसे एहसास होता है कि जरूर चांगान की आर्मी ने ही यहाँ हमला किया होगा और उसके सभी लोगों को मार दिया। इससे उसे काफी गुस्सा आया था। वो इसी वजह से चांगान के ताइजी पैलेस पर हमला कर रहा था। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब डी रेंग जी और युआन फेंग भी लीबाई को रोक नहीं पाए थे। अब जाओ रोंग लीबाई को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। लीबाई कहता है कि मुझे अंदर जाकर सेक्टर लीडर से मिलना है। वो जानना चाहता था कि उनकी आर्मी ने उसके सुयू शहर पर हमला क्यों किया और उसके परिवार को क्यों मार डाला। जाओ रोंग कहती है कि ताइजी पैलेस पर कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता और वो अपने ब्रश से स्पेल कास्ट करके फाइट करने लगती है। पर लीबाई उसे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक में फंसा देता है जिससे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती। वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो ईमानदारी से मुझसे लड़ो। लीबाई उसकी नहीं सुनता और पैलेस के अंदर आ जाता है। उसे अभी भी अपने परिवार की यादें सता रही थी कि कैसे उसके मॉम डैड ताइजी पैलेस की वजह से मारे गए। अंदर मौजूद सैनिक लीबाई को रोकने आते हैं। वो उनसे फाइट करने लग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।